उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वैष्णो माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं आप पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्र की खबर, आपका अपना चैनल वैष्णो माउंटेन। खबर नीरडंडा विकासखंड से। आज धूमाकोट में महिला उत्थान एवं बाल कल्याण संस्थान नीरडंडा द्वारा कार्यक्रम किया गया, जिसमें कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन किया गया और साथ में जरूरतमंद एवं गरीब परिवारों को राशन वितरण किया गया। यह कार्य संस्था की अध्यक्षा अनुकृति गुसाई द्वारा किया गया, जिसमें पूर्व ब्लॉक प्रमुख रश्मि पटवाल और कई जनगणमान्य वहाँ पर व्यक्ति थे। और वहाँ पर आजकल की जो ज़रूरतमंद है ऑनलाइन पढ़ाई, कंप्यूटर्स, इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरत थी और यह एक अच्छी एक पहल है, जिसमें वहाँ पर कंप्यूटर सेंटर खोलकर स्थानीय लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका और सुविधा दी गई है। वैष्णो माउंटेन इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता है। देखिए हमारे सहयोगी महिपाल रावत की है। इस क्षेत्र से शुरू करना चाहिए। आज हमारे बीच में आज यहाँ पर इस कार्यक्रम के संयोजक रणगांव दर्शनी देवी बाड़ाघाट, शाखा देवी पीपली, ममता देवी पीपली, लता देवी पीपली, बुड्ढी देवी नाला, बबली देवी पीपली, विद्या देवी पीपली। दोस्तों अभी हम यहाँ पे धुमाकोट क्षेत्र में हैं और यहाँ पे महिला एवं बाल उत्थान कल्याण संस्था द्वारा जो है कंप्यूटर सेंटर की शुरुआत करी गई है और मेरे साथ संस्था के अध्यक्ष श्रीमती अनुकृति गुसाई रावत जी भी हैं। मैम, क्या क्या उद्देश्य है और क्या क्या काम अभी तक संस्था करती है? महिला उत्थान बाल कल्याण संस्थान आज पूरे उत्तराखंड के अंदर एक विजन को लेकर चल रही है, जिसमें हमारी कोशिश यही है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट को एक नया रूप दें। अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करें तो महिलाओं को आर्थिक मजबूती दें। और जिस तरीके से आज धुमाकोट में हमने अपना कंप्यूटर सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर बनाया, उसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटीज़, एक अच्छी रिसोर्स हम अवेलेबल करा पाएँ। क्योंकि मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और इस बात को मैं भली भांति समझती हूँ कि आज टेक्नोलॉजी ने दुनिया में क्या जगह है। हर एक चीज़ टेक्निकल है, हर एक चीज़ टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है। और मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैं क्षेत्र की बेटी हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये हमारे क्षेत्र का हर एक युवा, हर एक आने वाली जनरेशन, हर एक बच्चे को ये फैसिलिटी अवेलेबल हो। एटलीस्ट वो अगर उसे अपने फॉर्म भरने हैं, उसको अपना ऑनलाइन रिचार्ज करना है, उसको अपने बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना है, उसके लिए भी उसे बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। क्योंकि मुझे लगता है जो लोग मुझे अभी देख रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम कि आप लोग इस परिस्थिति को कितने बेहतर से समझते होंगे, और क्योंकि मैं यहाँ की रहने वाली हूँ तो मैं जानती हूँ कि पहाड़ों में एक प्रिंट आउट लेने के लिए भी आपको कितनी दूर पैदल चल के जाना होता है। जबकि आज के ज़माने में 21st सेंचुरी जिसे हम कहते हैं, हर एक चीज़ ऑनलाइन हो गई है। बच्चे को किसी एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है, ऑनलाइन है, रिजल्ट आना है, ऑनलाइन है। तो वो सारी सुविधाओं से हमारे युवा, हमारी जो जनरेशन है, वो क्यों वंचित है। मेरी बस कोशिश एक बेटी के रूप में, एक बहन के रूप में इस क्षेत्र के लिए यही है कि मैं इसको बिजली, पानी, मकान, रोड से आगे लेकर जाऊँ, कुछ नई चीज़ इसमें इंट्रोड्यूस करूँ। ऐसी चीज़ों से हम जुड़ें जिसकी हमें आने वाली जनरेशन तक सक्सेसफुल करियर्स के लिए, एक अच्छे रिसोर्स के लिए, फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट हो। मैम, डिजिटल इंडिया की हम बात कर रहे हैं, शहर तो डिजिटल बन रहे हैं लेकिन पहाड़ अभी भी डिजिटल नहीं बन पाए। आज आपने सिर्फ एक कंप्यूटर सेंटर खोला है, ये सिर्फ नहीं है तो बहुत बड़ी चीज़ क्षेत्र के लिए, लेकिन आज की डेट में कंप्यूटर मतलब इंटरनेट, और विदाउट इंटरनेट कंप्यूटर भी कुछ नहीं है। तो बिना ब्रॉडबैंड ये सब सर्विसेज अगर नहीं है क्षेत्र में तो कैसे आगे विकास होगा? बिल्कुल कुलदीप, क्योंकि ये इसलिए हमने बहुत सोच समझ के धुमाकोट में खोला। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे पूरे नेटवर्क्स और इंटरनेट अच्छा चलता है, जबकि इस मामले को मैं बहुत गहराई से समझती हूँ। मुझे खुद एहसास, जितनी बार मैं इस क्षेत्र में आती हूँ, मुझे उतनी बार एहसास होता है मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं है। अगर 4 लोगों से मुझे कहीं कुछ काम है तो वो काम आप नहीं कर सकते। अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो वो इमरजेंसी में भी आप किसी को नहीं बता सकते। तो ये तो एक वाकई एक बहुत बड़ी दिक्कत है, जिसकी मैं सोचती हूँ कि सिर्फ आज मैं ये जो बात कर रही हूँ, क्षेत्र की बेटी होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारा अधिकार है। अगर एक नेटवर्क लेना, इंटरनेट आना, तो एक मूलभूत अधिकार है आज की डेट पर। आपके ससुर जी इस समय वन मंत्री भी उत्तराखंड सरकार में, तो ये मुद्दा आप उनसे नहीं उठाते कि यार आप क्यों आगे जो है सरकार से ये आवाज़, ये मुद्दा क्यों नहीं उठाते कि पहाड़ों को? देखिए, जो मैं अभी भी आपसे कहा, जो बात मैंने कही, इस बात का एहसास आज मैं एक बेटी
बेटी के रूप में ज़रूर कर रही हूँ। और क्यों नहीं, मैंने बहुत बार उनसे कहा है, लेकिन क्या होता है कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो अपने क्षेत्र और क्षेत्र विधायक की या क्षेत्र जनप्रतिनिधि की जो चीज़ें वो उन्हीं के स्तर, जैसे मैं तो नहीं बोल सकती ये चीज़, या आप भी अगर कह सकते हैं, लेकिन वो एक मीडियम, एक माध्यम होता है, अगर उनके माध्यम से ये चीज़ आगे जाती है। दूसरी ओर कसाना के पंचायत घर में पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार अभियान की शुरुआत की गई। क्षेत्र के 90 ब्लॉकों के 90 प्रधानों को ग्राम पंचायत सदस्य एवं रेखा विभाग के अधिकारियों क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 दिन का 28 और 29 का यह कार्यक्रम था, जिसमें लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। आपको बता दें कि पीछे जब चुनाव हुए थे तो उसमें नवनिर्वाचित लोगों को प्रशिक्षण नहीं दे पाए थे, क्योंकि कोरोना की वजह से बार बार लॉकडाउन लगा था। तो अब यह एक मुहिम शुरू की गई, फिर से यह शुरुआत की गई और इसमें प्रशिक्षण अधिकारी आए और उन्होंने वहाँ पर प्रशिक्षण दिया। देखिए हमारे सहयोगी महिपाल रावत की यह रिपोर्ट। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान के अंतर्गत ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य एवं रेखा विभागों के अधिकारियों कर्मियों की क्षमता विकास प्रशिक्षण 3 दिवसीय थे, तो 2 दिवसीय में आज यहाँ पे तमाम ब्लॉक के ग्राम पंचायत जो सदस्य हैं, ग्राम प्रधानगण, तो आज यहाँ पे क्या प्रशिक्षण लिया गया, क्या हुआ यहाँ पे 2 दिवसीय कार्यक्रम में, इस चीज़ को लेके हम अभी लोग जी भी मौजूद हैं जिन्होंने इस सदन में कई वसंत यहाँ पे देखे हैं। तो सर आज का जो प्रशिक्षण था कल से 2 दिवसीय, इसमें क्या क्या प्रशिक्षण दिया गया? पंचायत के बहुत सदस्यों को, प्रधानों को सब जानकारी दी, मतलब कितने अभिलेख होते हैं, क्या क्या योजनाएं हैं, सबके विषय में जानकारी दी, या कब से संवैधानिक दर्जा मिला, ये सब जानकारी दी, मतलब ट्रेनिंग के ऊपर। तो जैसे जैसे विज्ञान आजकल आगे बढ़ रहा है और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो उससे यहाँ पे पता चलता है कि अब जो भी प्रशिक्षण यहाँ पे सीधा आजकल नेटवर्किंग के द्वारा एक ग्राम प्रधान भी हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आप? किनार। तो क्या देखा आपने इस प्रशिक्षण के दौरान? सर ने हमें 2 दिन में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया था, जैसे 73 संशोधन है, वित्त आयोग के बारे में बताया और निर्वाचन आयोग के बारे में बताया और शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था के बारे में बताया। वेतन है मुझे पता है, तो मैं साल में निकालूंगा अपनी। अब पंचायत कहाँ से अपना आय निकालेगी? गत वर्ष में, पिछले साल में हमको कितना पैसा मिला, कितनी आय हुई सरकार से, वो तो हमको पता है ना। इस साल आपको कितनी धनराशि मिली राज्य वित्त से, केंद्र वित्त से या अन्य मद में, वो तो आपके पास रिकॉर्ड है ना? नहीं है भाई, आपको ये पता तो होगा। आपके पास पासबुक है, आपके पास रसीद बुक है, आपके पास कैश बुक है, आपने निकाली पासबुक, भैया 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारी आय थी, और उसके अलावा आपने जो खर्चा किया वो सब आपके पास है, क्या क्या योजनाएं बनी इस पैसे से। तो इसमें पहले आपको वास्तविक आय देखनी है अपनी, और वास्तविक आय हर जगह निकल जाती है। आप अपने घर में भी निकाल सकते हैं कि आमदनी कितनी है हमारी। पिछले साल की वास्तविक आय को देखते हुए आप अगले साल का अनुमान लगाएंगे कि हाँ, पिछले साल हमको जो है केंद्र से इतना पैसा मिला, केंद्र वित्त से, राज्य वित्त से इतना पैसा मिला। शुरू करते हैं सर। जैसे यहाँ पे 2 दिवसीय कार्यक्रम था और ग्राम प्रधान और उनके सदस्य यहाँ पे मौजूद थे, तो 2 दिनों में क्या प्रशिक्षण गए हैं? हाँ बंधुगण, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूर्व में भी प्रदेश स्तर से ये त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत स्तर पर, विकास खंड स्तर पर नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने की बात की गई थी। कुछ जगह ये प्रशिक्षण हुआ, लेकिन कोरोना की वजह से जो है, कोरोना काल की वजह से स्थगित किया गया। पुनः जो है ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, और मैं वर्तमान में जो विकास खंड नैनी डांडा में 8 न्याय पंचायतें जो शेष रह गई थी उनमें प्रशिक्षण का कार्य किया है। 6 जगह हम इस कार्य को पूर्ण कर चुके हैं, और निकट 2 पंचायतों में, न्याय पंचायतों में प्रशिक्षण होगा। जी। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि मैं भारत सरकार के NIRD विभाग से जो है रजिस्टर्ड मास्टर ट्रेनर भी हूँ,
और इससे पूर्व जो है देहरादून में पर्ल में भी हमारा प्रशिक्षण हुआ था और आज भी जो है ऑनलाइन प्रशिक्षण की बात की थी। मुख्य रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रशिक्षण में ग्राम पंचायत से संबंधित लगभग हर बिंदु पर हमने चर्चा की, प्रशिक्षण देने की कोशिश की। और चूँकि इस भी जो है कोरोना की वजह से बैठकें नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी मेरी एक कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक ज्ञानवर्धन किया जाए ताकि पंचायतों का जो है सुदृढ़ीकरण और विकास हो। इसमें मुख्य रूप से पंचायत जो 73वां संविधान संशोधन हुआ है उसमें क्या क्या पंचायतों को अधिकार दिए वो विस्तार से मैंने जानकारी दी। सर थोड़ा बीच में रोकना चाहूँगा। जैसे कहते हैं कि जैसे गांव में कहते हैं कि प्रधान ने फलाना घोटाला कर दिया, फलाना घोटाला कर दिया, क्या इस प्रशिक्षण का उसमें कोई संबंध है? हाँ, निश्चित रूप से ये बातें हर पंचायतों में हर क्षेत्र में आती हैं, शिकायतें आती रहती हैं। और इसका मुख्य कारण जो मैं जानता हूं या जो मैंने अपने यहाँ पर वार्ड मेंबर्स को या प्रधान को बताया है, उसका मुख्य कारण है पंचायतों में पारदर्शिता का न होना। और पारदर्शिता का अभिप्राय मुख्य रूप से ये है कि पंचायतों में बैठकों का आयोजन न होना। और मैं ये मान के चलता हूँ कि यदि पंचायतों में बैठकें नियमित हो रही हैं, पारदर्शिता है, खुला चिट्ठा सबके सामने रखा जाएगा, तो ये बातें संभवतः बहुत न्यून होंगी, बहुत कम होंगी। और अब ये हमने निर्देश या जानकारी दे दी है और जैसे मैंने विकास खंड स्तर से, वीडियो पंचायत से या खंड विकास अधिकारी से भी इस बात में चर्चा की है। और ये बात तय हुई है कि निकट भविष्य में विकास खंड की सारी पंचायतों में बैठकों का रोस्टर होगा। और मैंने अपने प्रतिनिधियों से ये भी अनुरोध किया है कि वे जो है इसमें प्रतिभाग करें और बैठक में सारी बातें रखें, प्रस्ताव बनाएं, कार्य योजना के अनुसार कार्य करेंगे, सारी बात सामने आएगी तो ये दिक्कतें कम होंगी। सर जैसे पहली बार यहाँ पे इस सभा में शिरकत पहली बार यहाँ पे सदस्य लोग भी कर रहे हैं, इससे और मिलूंगा। मैं नाम सबसे पहले आपका पूछना चाहूँगा यहाँ पे। अच्छा, तो जैसे यहाँ पे सर जी प्रशिक्षण ले रहे थे 2 दिनों से, तो इसमें आपने अपने स्तर से क्या सीखा यहाँ पे? कल से हम हमारे 2 दिन से ट्रेनिंग हुई, हमने अच्छा बहुत शिक्षित दी और अच्छा बहुत